हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए भाई, आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए। आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नीचे लिखे गए शब्दों का जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे की क्या है, विलोम ना हो, एक दूसरे के विलोम ना हो। तो देखो यहाँ पर गुण का क्या होता है, अवगुण होता है। ठीक है, देव का क्या होता है, दानव होता है। तरल क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है सम्मान का, दिया गया है आज्ञा। तो आप ही बताइए क्या है, सम्मान का आज्ञा होगा क्या? सम्मान का तो अपमान होता है। क्या होता है? अपमान होता है। तो इस कारण से ऑप्शन जो आपका सी नंबर है ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो 40 नंबर आपसे कह रहा है, जय का देखिए पराजय जो आपका सही दिया गया है। सार्थक का यहाँ पर निरर्थक होता है, ये भी सही दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर पतन का उन्नति दिया गया है, ये भी आपका सही दिया है। और धर्म का क्या होता है भाई, धर्म का क्या होता क्या है? तो धर्म का होता है अधर्म होता है। क्या होता है? अधर्म होता है। तो ऑप्शन क्या गलत हो गया? यहाँ पर आपका डी नंबर गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न संख्या 41 और 42 में नीचे लिखे शब्दों का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही संधि इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो देखो यहाँ पर दिया है यद्यपि। यद्यप का सही संधि विच्छेद क्या होता है? चलिए, यद्यपि का जो सही संधि विच्छेद बनता है क्या हो जाता है? तो देखिए इसे अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा यदि धन अपि। क्या? यदि धन अपि। कौन सा? यहाँ पर सी वाला देखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें अगर आपसे पूछे कि जो संधि है वो आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें यण संधि है। कौन? यण संधि, जो ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। तिरस्कार में कौन सी संधि है? तिरस्कार में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? चलिए चलिए भाई, नमस्कार निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस, नमस्कार। चलिए देखिए यहाँ पर तिरस्कार बताइए 42 नंबर में। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तिराधनकार हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ये वाला है तिरस्कार, जो आधा सा है ये परिवर्तित हो जाता है आपकी विसर्ग में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? 43 नंबर में। आज 100% सही होना चाहिए, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी के सही होना चाहिए 100%, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, रिकॉर्ड बनाना है आप लोगों को। तो चलिए, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं 43 नंबर में? तो ये है आपका बहुब्रीहि समास होता है जिसमें एक विशेष अर्थ निकल जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे गौशाला में जो समास है वो आपका कौन सा है? गौशाला में जो समास है आपका कौन सा है? तो देखिए गाय के लिए शाला, अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा वो आपका तत्पुरुष समास। देखिए इसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, गाय के लिए शाला मतलब रहने वाला जो स्थान होता है उसे शाला कहते हैं, और इसमें शाला क्या है? प्रधान है। तो इस कारण से ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों का पर्यायवाची आपको बताना है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है 45 नंबर में? कमल का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए, कमल का पर्यायवाची 45 का जवाब दीजिए। यहाँ पर दिया है कुसुम, पुंड, प्रसून और पुंडरीक। इसमें देखिए काफी लोग यहाँ पर गलती करेंगे 45 नंबर में। चलिए, 45 का ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए ए नंबर दे रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। तो देखिए भाई, आपको बता दें कि जो कुसुम होता है ये फूल का होता है। क्या होता है? फूल का होता है। पुष्प भी होता है, फूल का होता है। प्रसून भी होता है, फूल का होता है। लेकिन यहाँ पर जो पुंडरीक है, पुंडरीक, यहाँ पर जो आंसर है आपका 45 का वो डी वाला बनेगा, याद रखिएगा। कमल का पर्यायवाची होता है, पुंडरीक होता है, पंकज होता है, जलज होता है, अंबुज होता है, सरोज होता है, वारिज होता है, नीरज होता है, अरविंद होता है, उत्पल होता है, सरसिज होता है, मतलब लास्ट में हमेशा जा होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभिलाषा का बताइए। अभिलाषा का जो पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा? अभिलाषा मतलब होता है आकांक्षा, या आपकी जो अंदर इच्छाएं होती हैं, या जो आपकी कामना होती है, आपकी लालसा होती है, उत्कंठा होती है, रुचि होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची 47 नंबर में। तो ये आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए सी वाला जो आपका ऑप्शन है, सी नंबर आपका बेव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद होगा कि आकाश के पर्यायवाची आप लोगों को कितनी भी दे दिया जाए आप लोग बता सकते हैं। जैसे आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है, व्योम होता है, अंतरिक्ष होता है, शून्य होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे लोकोक्ति बताया है, पहुंचाना है। कह रहा आपसे कि पौ 12 होना, जवाब दे रहे हैं पौ 12 होना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा?
चलिए भाई जवाब दीजिएगा। पौ बारह होना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर 48 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, लाभ ही लाभ होना है ना, लाभ ही लाभ होना ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला है गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है? चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए गंगा नहाना का अर्थ यहाँ पर बताना है, मोहरे का अर्थ हो जाएगा क्या? तो भाई आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। जैसे क्या होता है कि घर में अगर 3 लड़कियां हैं, है ना, तो माता पिता जब क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं, तो बोलते हैं हमने तो गंगा नहा लिया, है ना, मतलब उनका जो कार्य है वो आपका पूरा हो गया और निश्चिंत हो गए हैं, निर्द्वंद हो गए हैं, अब कोई टेंशन आपको नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आंख लगना का जवाब देना है। आंख लगना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंख लगना मतलब होता है नींद आना, है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, नींद आना हो जाएगा। आंख लगना मतलब होता है नींद आना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपसे अंधों में काना राजा, हमने देखो तुरंत बताया अंधों में काना राजा, तो ऑप्शन सी वाला आपका भर दीजिएगा सभी लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। के अंधे को हरा नजर आता है मतलब सावन के अंधे, क्योंकि सावन में सब कुछ होता है क्या? हरा हरा होता है ना, तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला भरा जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, तो देखो ये आपका हो गया सी नंबर, काला अक्षर भैंस बराबर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 और जो आप कह सकते हैं जो आपका 1 नंबर है और 6 नंबर अपनी जगह स्थिर रहेंगे, है ना, और ये अलावा जो आपके इधर उधर रहेंगे। चारों ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि आज लक्ष्य है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आप लोगों को थोड़े सोच समझ के, है ना, लगाइएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, नाक मत कटाइएगा आज। चलिए देखो यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा आपका, यहाँ पर अगर हम आपसे देखा जाए तो कह रहा है आपसे कि गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, वह पतवार है जो वह अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। ऑप्शन देखिए डी वाला, यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो गया है भाई, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको त्रुटिपूर्ण आपको बताना है, अगर त्रुटि नहीं है तो आपको लगाना है क्या? डी नंबर लगाना है। चलिए 55 नंबर में तो देखो, मेरा भाई जिसका शादी कल है, मेरा भाई जिसकी शादी होना चाहिए ना, जिसकी शादी होना चाहिए, तो इसका मतलब यहीं से गलती आपकी मिल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, इधर मौसम की वर्षा हो रही है, ऐसे होना चाहिए इधर मौसम, क्योंकि मौसम के समय ही तो आजकल नहीं लगाया जाएगा ना, तो इधर मौसम की वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं गड़बड़ आपके ए में आपको मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको चयन करना है गोद लिया हुआ पुत्र। चलिए बताइएगा, गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसे क्या कहेंगे? चलिए भाई जवाब दीजिए। चलो भाई, गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है 57 नंबर में, वो आपका हो जाएगा दत्तक पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, दत्तक पुत्र आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दंपति जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? पति पत्नी के जोड़े को कहते हैं, है ना। त्याज क्या होता है? त्याज मतलब होता है जिसे त्याग देना उचित होता है। ठीक है, और दत्तचित्त, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया। दत्तचित्त मतलब होता है कि किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्तचित्त कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? 58 नंबर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपरिमेय। क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा, याद रखिए अपरिमेय होता है। अच्छा, जो लोग यहाँ पर अनुपमेय दे रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? अनुपमेय मतलब होता है जिसको पिया ना जा सके, जिसको पिया ना जा सके। अमर तो आप लोग अपर अच्छा दिया गया है, अपर दिया है। अप्रमाणित, अमापित, अमापित दिया, अमापित। अमापित मतलब होता है जो अभी तक मापा ना गया हो, जो अभी तक मापा ना गया हो। ठीक है, सभी को जय हिंद भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। देखिए दिया है जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो। आज एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना भाई, चैलेंज है आज, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते क्या है? 59 में ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतज्ञ कहते हैं। क्या? कृतज्ञ कहते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? 60 नंबर में।
तो देखो हमने बताया था कि प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, सी नंबर हो गया प्रेरणार्थक क्रिया, आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखो पीटी सबके लिए एक होती, चाहे वो नर्सिंग वाले हो चाहे कोई वाले हो, है ना। पीटी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई पीटी की लगातार तैयारी करते रहिए। चलिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है वो आपकी कैसी है? पद्मावत की जो भाषा है वो आपकी कैसी है 61 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर। देखिए ये आपकी अवधी बोली है, जो आपकी पद्मावत है मलिक मोहम्मद जैसी की, इसकी जो आपकी भाषा है वो आपकी अवधी है। और जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं ये भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के सूफी कवि हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दिग्दर्शन का संविच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइएगा, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। क्लास के बाद में जो भी क्वेश्चन पूछना है क्लास के बाद में पूछा करें, है ना। अभी बीच में अगर हम डिस्टर्ब कर हो जाएंगे दिक्कत हो जाएगा आपको भी और हमें भी होगी, है ना। इससे आपका जाहिर होता है जो बीच क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है वो पढ़ने में दिमाग कम लगाता होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्लास के बाद जो भी पूछना है सब कुछ क्लास के बाद पूछा करें। चलिए, दिग्दर्शन का संविच्छेद क्या होगा 62 नंबर में? 62 का ऑप्शन क्या बनेगा? देखो हमने बताया ये जो गा है, गा का परिवर्तन हो जाता है का में, किसमें? जब व्यंजन संधि होती है तब। तो हो जाएगा दिक धन दर्शन, और वो भी आपकी व्यंजन संधि में यहाँ पर जो आपका होता है डैश लगा होता है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? जब वृक्ष से पत्ते गिरेंगे और अलग होंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द आपको बताना है जो असमानार्थक शब्द आपका हो, है ना। यहाँ पर देखिए 64 नंबर में, 64 की अगर हम बात करें तो आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं इसमें? चलिए 64 की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसमें अपादान हो गया। हाँ चलिए इसमें बताइएगा। तो देखो यहाँ पर दिया है पीड़ा, व्यथा, संकट और दर्द। फिर समझिएगा, पीड़ा, व्यथा, संकट और दर्द। तो ये बताइए पीड़ा, है ना, व्यथा और दर्द ये एक है, लेकिन जो संकट है वो आपका इनमें से अलग हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है स्नेह, अनुराग, द्वेष और आपका प्रीति। तो भैया स्नेह मतलब प्रेम होता है, अनुराग मतलब प्रेम होता है, प्रीत मतलब भी प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया है द्वेष, द्वेष तो होता नहीं है भाई, है ना, कोई दुश्मनी तो आपकी है नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला यहाँ पर दिया गया है जन्म दिया है, मृत्यु दिया है, उगना दिया है और आपका उत्पादन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखो जन्म, उगना और उत्पादन ये तो आपके सेम है, लेकिन जो मृत्यु दिया है वो इनमें से क्या है? अलग है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य इनमें 67 में बताइए क्या हो जाएगा? कह रहा है भारत में अनेक जाति हैं। देखो जातियां होता है क्या? जातियां, वो भी अनेकों नहीं लगाते हैं, कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं करते हैं, अनेक ही लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जाति है इसको जातियां करेंगे, बहुवचन बना देंगे, तो आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। 67 को ऑप्शन सी होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। बन गया ना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों का यहाँ पर चयन करना है, वो भी क्या? रस चयन करना है। कह रहा है निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे में आपका जो रस है वो आपका कौन सा है? तो बताइए भाई, सभी लोग बताइए कि यहाँ पर जो रस बनेगा वो आपका कौन सा रस हो जाएगा? वियोग रस हो जाएगा या करुण रस हो जाएगा? यहाँ पर जो कह सकते हैं नयन से आंसू बह रहे हैं वो कौन से हैं? ये आपके वियोग वाले हैं। जब श्री कृष्ण भगवान, है ना, गोपिकाओं को छोड़कर चले जाते हैं, वो उस समय का उदाहरण देखो लिया गया है। तो इसमें क्या है? वियोग है, क्योंकि मिलने की कहीं ना कहीं संभावना बनी हुई है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई के द्वारा ये लिखी गई आपकी पंक्ति है। तो इसमें जो आपका है क्या है? श्रृंगार रस है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। ये श्रृंगार रस आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आप लोग पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं तो भाई आप लोग देखिए सौंदर्य के बारे में दिया गया है और पढ़ेंगे और आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पर 73 का जवाब देना है। चलिए साथियों 73 नंबर का जवाब दीजिएगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप कहेंगे कि सर इसको तो हमने हजारों बार पढ़ा है ना।
हजारों बार पढ़ा है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। और इसका जो विकास हुआ है किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। याद रखिएगा कि जो आपकी देवनागरी है इसका विकास किससे हुआ है, तो आपकी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, चलिए भाई, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो हिंदी दिवस यहाँ पर अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना, बीएड एग्जाम आया था, बीएड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 सितंबर। याद रखिएगा कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और राजभाषा मतलब होता है राजकाज की भाषा, है ना, जो आपके कार्यालय में प्रयुक्त होती है। 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख भी किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो किससे होता है, लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ पर 75 नंबर में देखते हैं कितने लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सही करने वाले हैं। ऑप्शन देखिए, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है ना। मतलब जो आपका व्याकरण का पोर्शन था लगभग वो कंप्लीट हुआ है। और आप लोग बताइएगा कि व्याकरण वाले पोर्शन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपके हैं कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है। चलिए बताइएगा कि जायसी के द्वारा लिखित जो पद्मावत है ये आपकी है क्या। ये भी क्वेश्चन आपकी कई बार पूछा जा चुका है। और देख सकते हैं यूपीडब्ल्यूएससी में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यूपीडब्ल्यूएससी में कोई बहुत हाई लेवल में आपका नहीं पूछा गया है ना, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल में आपका नहीं है। तो देखो 60 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 60 नंबर में ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 60 का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा। ये आपकी समासोक्ति है, क्या है भाई, ये आपका समासोक्ति है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम, लौकिक और कथा जो है वो आपकी समासोक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना, किस रचनाकार की पंक्ति है। और इस क्वेश्चन को लगभग 80% लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन देखते हैं कि अगर आप लोगों को हमने कई बार पढ़ाया है, याद आ गया होगा आप लोगों को कि इसका आंसर यहाँ पर क्या सूरदास नहीं होगा, ना ही तुलसीदास होगा। इसका आंसर जाएगा क्या 61 नंबर में। वेरी गुड, ऑप्शन बी हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा हमने बहु बार बताया है, आप लोगों को याद आ गया होगा। याद रखिए दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना, ये रचनाकार हैं आपके कबीर की पंक्ति है। याद रखिएगा, है ना। जो नए स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो रहे हो कि दशरथ और तुलसीदास का संबंध होगा, नहीं, ये आपके जो दो पंक्तियां हैं वो आपकी पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि तुलसीदास की, लेकिन है नहीं है, वो आपकी कबीर की हैं। ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब आपके पास डाउट है ना, डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई डाउट नहीं है क्योंकि पूरे बच्चों ने सही जवाब दिया था। और एक लोगों को डाउट है तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। चलिए जवाब दीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन हुआ था वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। इसका राइट आंसर 62 नंबर में। तो देखिए 62 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, 80 घाट। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 80 घाट में हुआ था। कहाँ पर, आपके 80 घाट में हुआ था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, गोस्वामी तुलसीदास के निधन के बारे में एक छंद कहा गया है जो इस प्रकार है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी, तुलसी त्याजो शरीर, है ना। तो ये इस प्रकार से हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। यहाँ पर 63 का ऑप्शन जो है राइट क्या हो जाएगा। तो देखो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है ना, जात प्रथा का खंडन किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है, लेकिन स्त्री पुरुष की जो समानता है इसके बारे में इन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। 64 को ऑप्शन देना है। देखिए 64 की अगर हम बात करें तो आपके पद्मावत है आपकी अवधी बोली में है। किस बोली में है, अवधी बोली में है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दिया है।
चलिए लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था और देख सकते हैं मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दिया है। चलिए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए हमारे क्लास में बहुत अच्छे बुद्धिमान लड़के हैं, है ना, बुद्धिमान की कोई कमियां नहीं है, क्योंकि हमारे क्लास में बहुत ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो आज भी हिंदी में लगातार क्लास ले रहे हैं, साल 2 साल से ले रहे हैं और पूरे के पूरे नंबर लाने की क्षमता भी रखते हैं। और वो तभी संभव है जब पूरी तरीके से उनका क्या है, आपका बेसिक कंप्लीट है। और बेसिक कंप्लीट है और 1 साल से अगर तैयारी कर रहे हो तो 100% क्वेश्चन सही कर सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए 65 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर देखिए लगभग सभी का आ गया है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदर। कौन है आपके, ये आपके सुंदर है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी। ये आपके थे कौन, तो देखिएगा कि जो सुंदर है वो ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे और इन्हें शाहजहां ने पहले कविराय और फिर महाकविराय की पदवी दिया। उन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का भी एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रेय शाखा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, यहां पर जवाब देना है। चलिए बहुत बुद्धिमान है आप लोग। चलिए देखिए कौन ज्ञानश्रेय शाखा के कवि हैं, 66 का जवाब दीजिए। यहां पर आंसर देखिए जो सी नंबर आपके हैं कबीर दास। कौन है भाई, आपके जो कबीर दास हैं, याद रखिए जो कबीर दास हैं ये आपके ज्ञानश्रेय शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी कवि हैं, है ना। यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था। चलिए बताइएगा कि इनमें से कौन एक कवि है हिंदी का जो कि एक आंख का काना था। यहाँ पर ईश्वर दास, शेख नबी, कुतुबन और आपका जायसी। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 67 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये जो आपके जायसी थे, कौन थे आपके, जो आपके जायसी थे वो एक आंख के काने थे, याद रखिए। उन्हें एक कान से सुनाई भी नहीं पड़ता था, याद रखिएगा। इनके एक आंख से न दिखाई देता था और एक आंख से ना सुनाई देता था, याद रखिएगा, है ना। तो इन्होंने इनकी एक पंक्ति में इस प्रकार दिया है कि मोहम्मद बाई दिस ताजा, एक सरवन एक आँख, एक नयन कभी मुहदी गुनी, साई विमोहा जई कभी सुनी। मतलब कह सकते हैं एक आँख से भी काने थे और एक नाक से भी कान से बहरे थे और आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है सूफी संतों की जो शैली है वो आपकी कैसी थी। सूफी संतों की जो शैली थी वो आपकी कैसी थी, यहाँ पर 68 का ऑप्शन देना है। तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 68 का ऑप्शन हो जाएगा मसनवी। कैसी मसनवी, इसको हमने जीके में आपको पढ़ाया होगा कि सूफी संतों की जो शैली है वो आपकी मसनवी है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर एक ये आती है कि जो आपके सूफी हैं ये मसनवी थी, लेकिन ये कौन सी काव्य शैली में, तो फारसी काव्य शैली में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं करते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका हो जाएगा। जो भक्तमाल है ये तुलसीदास की रचना नहीं है बल्कि नाभादास की है। किसकी है भाई, नाभादास की है, नाभादास की है, नाभादास की बनेगी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, मृगावती किसकी रचना है। चलिए मृगावती 70 नंबर में जायसी की है क्या, कि किसकी है भाई, इसमें काफ़ी लोग जवाब गलत दे रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए मृगावती जो है वो आपकी कुतुबन की है। किसकी है, ऑप्शन सी बनेगा। ये मृगावती के लेखक कुतुबन थे और इसकी रचना देख सकते हैं काफ़ी पहले की जा चुकी है, 909 हिजरी अर्थात यहाँ पर 1858 सवत में आपकी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को ताजी डारो। ये जो पंक्ति हो आपकी किसकी है, कह रहा आपसे या लकुटी अर कामरिया पर राज तिहूं पुर तजी डारो, ये पंक्ति है वो आपकी किसकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो बचपन में है लकटुया, मतलब कमर में जो लटकनियाँ होती हैं, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है, रसखान जी ने किया है। किसने, ये रसखान जी ने किया है। पंक्ति है ये आपके रसखान की है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो मीराबाई ने बचपन के बारे में उनके कुछ नहीं कहा है। सबसे पहली बात, मीरा जी ने श्री कृष्ण भगवान के बचपन के बारे में उन्होंने नहीं कुछ कहा है, तो मीरा जी तो होगा नहीं, ये ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से रीत काल का कवि कौन सा है। इनमें से रीत काल का कवि कौन सा है, यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, यहाँ पर आपके प्रश्न लिए गए हैं। चलिए यहाँ पर रीत काल का कवि कौन है 72 नंबर में,
तो यहाँ पर देखिए आपके जो बिहारी हैं, है ना, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जो आपके बिहारी हैं ये रीत काल के कवि हैं और इनकी जो रचना है बिहारी सतसई है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और जो सुमित्रा नंदन पंत है वो आपके कौन से कह सकते हैं वाद के कवि हैं? तो आपके छायावाद के कवि है। कौन? जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंद, ये छायावादी हैं। अगला क्वेश्चन दिया है रीत काल का अन्य नाम इनमें से क्या है? रीत काल का अन्य नाम इनमें से क्या हो जाएगा? तो रीत काल को हम लोग किस काल से कहते हैं? स्वर्ण काल से या श्रृंगार काल से? बताइए भाई, हमको याद नहीं है, आप लोग बताइए कि रीत काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं या श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं? चलिए श्रृंगार काल से। चलिए ऑप्शन हम सी नंबर लॉक कर देते हैं, बिल्कुल सही आया है आप लोगों का। याद रखिएगा कि रीत काल का अन्य नाम क्या है? तो आपका श्रृंगार काल है, याद रखिएगा। जो कि किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीत काल कहना ही एक अधिक उपयुक्त मानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के जो प्रसिद्ध हैं वो आपके क्या प्रसिद्ध हैं? बिहारी किस लिए प्रसिद्ध हुए थे? यहां पर आपका आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चलिए राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बिहारी जो प्रसिद्ध है आपके दोहों के लिए। किसके लिए? दोहा के लिए। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, दोहे के लिए प्रसिद्ध आपके हैं। इन्होंने अपनी जो अमर कृति है ना बिहारी सतसई, उसमें 713 दोहों का संग्रह मिलता है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं? चलिए बताइएगा इनमें से कौन रीत काल के कवि हैं? रीत काल के कवि कौन है 75 नंबर में? चलिए 75 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, ये भूषण है। कौन है आपके? जो भूषण है ये एकमात्र कह सकते हैं कवि हैं जो आपके कह सकते इनमें है जिन्हें श्रृंगार रस को भी हटकर वीरता और देश प्रेम को, कविता को गौरव प्रदान किया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से रीत काल के जो कवि हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए रीत काल के कवि कौन से हैं? तो ये आपको आंसर दिख गया होगा। यहाँ पर देखिए जो आपके ब्रंद हैं, कौन? कवि ब्रंद जो आपके हैं ये आपके कैसे हैं? आपके रीत काल के। वहीं पर तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास ये कैसे हैं? आपके भक्ति काल के हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युग से संबंधित है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से खंड काव्य कौन सा है? इनमें से कौन है जो खंड काव्य है? चलिए इनमें से कौन खंड काव्य है यहाँ पर आंसर बताना है। तो देखिए खंड काव्य की अगर हम बात करते हैं तो देखो आपका जो कामायनी है, पद्मावत है, साकेत है, ये तो भैया महाकाव्य हैं। आप लोग तो तुक्का मारते चले जा रहे हो, आप लोग तुक्का मार रहे हो भाई। देखिए कामायनी, पद्मावत, साकेत ये तो सब महाकाव्य हैं। आपसे पूछा गया है खंड काव्य, आप लोग बता रहे हो क्या? आप लोग बता रहे हो महाकाव्य। भैया कैसे काम चलेगा? थोड़ा तुक्का कम मारा करें, थोड़ा दिमाग लगाया करें। कि आपने पढ़ा होगा कामायनी एक महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य है ना। तो आपका जो पंचवटी दिया गया है 77 में, ए नंबर जो आपका पंचवटी है वो आपकी क्या हो जाएगा? खंड काव्य है ना। यही गलती होती है एग्जाम में, नहीं होती हैं? आप ही बताओ, आप सभी से गलतियां ऐसे ही होती हैं कि नहीं होती हैं? जल्दीबाजी में होती है। जो आपको आ रहा है कि चलो कामायनी आ गया याद में कि महाकाव्य है, तो आपने दिमाग नहीं लगाया कि खंड काव्य पूछा कि महाकाव्य। तो कोई कामायनी लगाएगा, कोई पद्मावत लगाएगा, कोई साकेत लगाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, जल्दीबाजी में होती हैं। हमें मालूम है कि आप लोग गलती नहीं करते, लेकिन जल्दीबाजी में गलती हो गई है। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरणगुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल के किस युग से है? 78 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 78 की अगर बात करें तो आंसर बनेगा डी, ये आपके द्विवेदी युग से हैं। जो मैथिली शरणगुप्त हैं ये द्विवेदी युग से हैं, याद रखिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? 79 का जवाब दीजिएगा। वैदेही वनवास जो रचना है वो किसकी रचना है? यहाँ पर 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हमने बताया था जब किसी का उपनाम लिखा जाता है तो हम हमेशा कैसा होता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा से ही होता है ना। जब कभी किसी का उपनाम लिखते हैं तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा से ही लिखा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम के समय हो सकता है यहीं से गलतियां हो जाएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे छायावाद से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा आपसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? यहाँ पर 80 का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, ठीक है। इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
या तो आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ के लिए यहाँ पर आपके पैसे भी रखे गए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रखे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हिंदी साहित्य की ये आपकी पीडीएफ है, कंप्लीट आपकी थ्योरी है, 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और हमारी जो पीडीएफ है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पॉइंट आपका पूछा जा सकता है या पिछली बार पूछा गया है, उन हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर दिया गया है। और इतना जितना हाईलाइट किया गया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी मॉडल पेपर हो या कोई भी क्वेश्चन हो, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको यहाँ पर समझाया गया है, उसको अगर आप रट लेते हैं तो समझिए कि आपकी जो हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इस पीडीएफ में हर एक टॉपिक कंप्लीट किया गया है, चाहे वो आपका कहानी हो या आपका उपन्यासकार हो या मतलब आपका संस्मरण हो, हर एक चीज़ को यहाँ पर लिया गया है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो आपका इतिहास है, छायावादी, शुक्ल, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पर हिंदी साहित्य इसमें कंप्लीट आपकी है, थ्योरी भी है और आपकी 700 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये में ये पीडीएफ आपको है दोस्तों, है ना, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको दी जा रही है। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उससे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और उससे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं।